नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन धुरीना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस लाइव सेशन में अपन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंसी जो विषय है वो मूलतः अपन आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यह सिलेबस जो अपन पढ़ रहे हैं यह उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए, टीआरए के एग्जाम के लिए। इसके अलावा बिजली बोर्ड्स में जितने भी वैकेंसीज हैं जहां अकाउंटेंसी का सिलेबस लगता है वहां इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी? गुड इवनिंग सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। अपन अभी किसको डिस्कस कर रहे हैं प्यारे साथियों? अपन अभी डिस्कस जो कर रहे हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं, ख्याति का मूल्यांकन अपन पढ़ रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन की, यानी ख्याति का मूल्यांकन अपन डिस्कस कर रहे हैं। और ख्याति के मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट में अपन ने इसके कई सारे मेथड मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे इसके मेथड हैं, लगभग 5 से 6 मेथड हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उनमें से अपन ने फर्स्ट मेथड है वो कंप्लीट कर लिया है सर। कौन सा था? जो पहला इसका मेथड था वो था वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि वर्षों की क्रय विधि को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। वर्षों की क्रय विधि में अपन ने दो बेस पर देख लिया। एक तो औसत वास्तविक लाभ के आधार पर, औसत वास्तविक लाभ के आधार पर, और दूसरा मैंने डिस्कस कर लिया अधिलाभ के आधार पर। इन दोनों के बेसिस पर अपन ने वर्षों की क्रय विधि के आधार पर ख्याति की गणना सीख ली, जिसमें वर्षों की क्रय विधि का मतलब यह होता है कि जितने वर्ष हमें दिए गए हैं उन वर्षों की संख्या से आप गुणा कर दीजिए किसको? जो लाभ है इन लाभों को, अपने पास गुडविल आ जाएगी। ये लाभ कैसे निकाले जाते हैं इस बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। क्या इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो भी अपन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे सेकंड मेथड की। जो सेकंड मेथड अपना है वो है किस कॉन्सेप्ट पर बेस? लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। लाभों के पूंजीकरण के आधार पर लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। पहला प्रश्न अपने दिमाग में यह आता है कि लाभों का पूंजीकरण क्या होता है? लाभों के पूंजीकरण से आशय क्या है? तो साथियों, लाभों का पूंजीकरण होने का मतलब होता है आप जो प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट किया हुआ मानिए। यानी हम लाभ को एज एक कैपिटल ट्रीट करते हैं और फिर हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हमने उस पर कितना कमाया। वही लाभों का क्या कहलाता है? पूंजीकरण कहलाता है। तो लाभों के पूंजीकरण के कॉन्सेप्ट में सेम दो बेस हैं जो यहां थे। एक तो लाभों के पूंजीकरण में अपन बेस लेंगे, वो बेस अपन लेते हैं कौन सा? नंबर फर्स्ट जो बेस मैं लूंगा इसमें वो पहला बेस है औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर। औसत लाभों के औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर और दूसरा इसका बेस है वो है अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर। अधिलाभों के
पूंजीकरण के आधार पर। इन दोनों के बेसिस पर अपन गुडविल का वैल्यूएशन यहां पढ़ेंगे, गुडविल की गणना अपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसी मेथड को। सबसे पहले मैं बात करता हूं औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कैसे की जाती है। अपन बात करते हैं नंबर फर्स्ट मेथड में किसकी, औसत लाभों की, औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, गुडविल हम कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ कर रहा हूं कि यहां ख्याति का सूत्र क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। गुडविल जो है वो निकालने का तरीका क्या होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां गुडविल का फॉर्मूला होता है औसत लाभों का, औसत लाभों का औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य, और इस औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य में से मैं लेस करता हूं विनियोजित पूंजी। लेस मैं क्या करता हूं, विनियोजित पूंजी। इस औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य में से मैं विनियोजित पूंजी को अगर लेस कर देता हूं तो मेरे पास गुडविल का आंसर आ जाएगा, ख्याति का उत्तर मेरे पास आ जाता है। अब देखिएगा मेन बात यह है कि यहां पर औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य से आशय क्या, यही तो महत्वपूर्ण चीज है जो यहां हमें कुछ ना कुछ अलग मिल रही है। औसत लाभों के पूंजीकरण का मतलब क्या, औसत लाभों के पूंजीकरण से आशय है औसत लाभों को आप पूंजी में कन्वर्ट कर दो। औसत लाभों को हमें पूंजी बनानी है, वही औसत लाभों का पूंजीकरण कहलाता है। कैसे बनेगी उसको अपन देखते हैं। देखिएगा इस चीज की जगह मैं इसका पूंजीकरण करने का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो इसको पूंजीकरण करने का तरीका होता है साथियों, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है औसत लाभ, औसत लाभ गुणा करते हैं अपन 100 से और भाग लगाते हैं सामान्य प्रत्याय की दर से। भाग लगाएंगे सामान्य प्रत्याय की दर का, यानी औसत लाभ इंटू 100 बट्टे सामान्य प्रत्याय की दर है। यह किसका सूत्र हो गया, यह औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य का सूत्र हो गया। इसमें से अगर हम विनियोजित पूंजी को लेस कर देते हैं, माइनस मैं कर देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, लेस मैं कर देता हूं विनियोजित पूंजी, तो मेरे पास किस चीज का उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों, मेरे पास आंसर आ जाता है गुडविल का, यानी ख्याति का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। बोलिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई अपन 100 से करते हैं, भाग अपन लगाते हैं एनआरआर का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का अपन भाग लगाते हैं, लेस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने पास गुडविल का आंसर प्राप्त हो जाता है, अपने पास गुडविल प्राप्त हो जाती है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन रख रहा हूं। प्रश्न हमें दे रखा है कि एक फर्म का औसत वास्तविक लाभ है वो 15,000 का। क्वेश्चन हमें दे रखा है एक फर्म का
फर्म का औसत वास्तविक लाभ फर्म का औसत वास्तविक लाभ 15,000 रुपए का। फर्म का औसत वास्तविक लाभ कितना दे रखा है? 15,000 रुपए का दे रखा है। फर्म की विनियोजित जो पूंजी दे रखी है, विनियोजित पूंजी, फर्म की विनियोजित जो पूंजी दे रखी है वो पूंजी हमें दे रखी है 1,00,000 रुपए। फर्म की विनियोजित पूंजी दे रखी है कितने की? 1,00,000 रुपए की। क्लियर है? ये सूचनाएं दे रखी है। फिर हमें दे रखा है कि सामान्य प्रत्याय की जो दर है वो 10% वार्षिक है। सामान्य प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर है वो 10% पर एनम है। पर एनम होने का मतलब वार्षिक है। सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक है। हमें पूछा है औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का वैल्यूएशन बताइए। प्रश्न क्या पूछा है? औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना हमसे पूछी है। औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन अपन कैसे करें, इस बात का जवाब अपन से पूछा गया है। तो देखिएगा अपन फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। गुडविल का क्या सूत्र होता है साथियों? गुडविल का फॉर्मूला होता है इस कॉन्सेप्ट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं अपन को? 15,000। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, भाग लगाते हैं एनआरआर का। एनआरआर कितनी है? 10। देखिएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने? 15,000 मैंने लिखे 15,000 गुणा 100 बटा एनआरआर कितनी है? 10। मैंने 10 का भाग लगा दिया। माइनस मैं करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी कितने की है साथियों? 1,00,000 रुपए। विनियोजित पूंजी कितने की है? 1,00,000 रुपए। अब देखिएगा वैल्यू यहां कितनी आ रही है? शून्य से शून्य कट गया, ऊपर 15,000 मल्टीप्लाई 10, 1,50,000, 1,50,000 माइनस 1,00,000 गया। अपना उत्तर आ रहा है 50,000। वैल्यू कितने की आ रही है बताइएगा? 50,000 रुपए की वैल्यू आ रही, वैल्यू आ रही है 50,000 रुपए की। ये 50,000 रुपए की जो वैल्यू है वो फर्म की क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। किस मेथड के बेस पर? ये हो जाएगी साथियों, ध्यान रखना, औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा। औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी ख्याति की जो वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू, वो न तो कभी माइनस में जा सकती है और न ही इसका मूल्य कभी बराबर आ सकता है। यानी ख्याति का जो मूल्य है वो सदैव प्लस में ही रहेगा। गुडविल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, न तो इक्वल आ सकती है न नेगेटिव जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रश्न में अगर गुडविल की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब वहां गुडविल की वैल्यू आप शून्य करके आओगे। ये नहीं है कि गुडविल की वैल्यू आपने माइनस में रख दी। जैसे इसी प्रश्न में अगर ये वैल्यू मेरे पास 75,000 आ जाती, ये वैल्यू मेरे पास 1,00,000 है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? फिर 25,000 माइनस में आ रहा है। माइनस की कोई जगह नहीं है गुडविल में। गुडविल की वैल्यूएशन सदैव और सदैव किस वैल्यू में की जाएगी? प्लस में की जाएगी। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूं। सेकंड मेथड कौन सा है? अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना।
अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। इस कंडीशन में देखिएगा अधिलाभ जो हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो अधिलाभ में अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सामान्य लाभ का यानी नॉर्मल प्रॉफिट का अंतर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही अपने पास क्या होता है साथियों, अधिलाभ होता है। तो वहां कैपिटल एक्चुअल में पहले से घटी हुई है, तो दोबारा हमें लेस करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा लेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर जो ख्याति का फॉर्मूला बनेगा वो देखिएगा, ख्याति का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां ख्याति का फॉर्मूला बनेगा अधिलाभ 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 इंटू 100 यानी 100 बटा भाग लगाते हैं सामान्य प्रत्याय की दर का, सामान्य प्रत्याय दर का भाग लगाते हैं। इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा यानी अधिलाभों का जो पूंजीकृत मूल्य आएगा वही मूल्य क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा, वही मूल्य क्या कहलाएगा, ख्याति कहलाएगा। अब कैसे होता है, एक प्रश्न के माध्यम से अपन समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न हमें दे रखा है कि एक फर्म का औसत लाभ आपको दे रखा है 1 लाख। एक फर्म का औसत लाभ 1 लाख, सामान्य प्रत्याय की दर 10%, विनियोजित पूंजी कितनी है, 80,000। औसत लाभ दे रखे हैं 1 लाख के, सामान्य प्रत्याय की दर है 10%, विनियोजित पूंजी कितनी है अपने पास, 80,000 रुपए की। विनियोजित पूंजी में 8 लाख रुपए की ले लेता हूं। कितने की विनियोजित पूंजी अपनी, 8 लाख रुपए की। क्लियर। और हमें क्या सूचना दे रखी है विनियोजित पूंजी के अलावा, और अपने पास जो हिंट दे रखा है प्रश्न में, नॉर्मल जो सूचनाएं होनी चाहिए वो सारी सूचना है। हमें ये बोल रखा है कि अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का वैल्यू हमें पता करनी, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की वैल्यूएशन करनी। तो सबसे पहले हमें किसकी गणना करनी पड़ेगी, अधिलाभ निकालने पड़ेंगे। अधिलाभ निकालने का क्या सूत्र होता है बताइएगा फटाफट, कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। सुपर प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें दे रखा है। इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं अपन नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो प्रश्न में दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो कितना दे रखा है, 1 लाख का, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 8 लाख, मल्टीप्लाई एनआरआर 10/100। तो 8 लाख का 10% 80,000, 1 लाख माइनस 80,000 गया, उत्तर आ रहा है 20,000। 20,000 अपना कौन सा प्रॉफिट हो गया साथियों, सुपर प्रॉफिट हो गया।
अधिलाभ की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इसे फॉर्मूले में रखना है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था ख्याति का। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एनआर, मल्टीप्लाई 100 अपॉन एनआर। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं यहां फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख रहा हूं। 20,000 अपने पास एसपी आया है इंटू 100/10, तो 0 से 0 कट गया। अपने पास वैल्यू कितने की आ रही है? 2 लाख। वैल्यू कितने की आ रही है? 2 लाख रुपए की। यानी जो गुडविल है उस गुडविल का उत्तर साथियों आ जाएगा कितना? 2 लाख रुपए। गुडविल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए इसकी गुडविल का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझने वाली बात यह है कि अधिलाभ की कंडीशन में तो अधिलाभ का जो पूंजीकृत मूल्य है वही ख्याति होती है, और जो औसत लाभ की स्थिति में औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य और विनियोजित पूंजी का जो अंतर होता है वो ख्याति होती है। तो वो दो बातें मैं नीचे नोट के रूप में लिख देता हूं। ध्यान हमें ये रखना है कि अधिलाभों का पूंजीकृत मूल्य ख्याति के बराबर होता है। अधिलाभों का पूंजीकृत मूल्य ख्याति के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य व विनियोजित पूंजी का अंतर ख्याति के बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा, दोनों विधियों से जो ख्याति निकालते हैं उनका मूल्य भी क्या होता है? बराबर होता है। तो निष्कर्ष अपने पास क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों का मतलब एक ही है। यानी मैं ये बोल सकता हूं, यहां तीसरे बिंदु के रूप में, निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि अधिलाभों का पूंजीकृत मूल्य, अधिलाभों का पूंजीकृत मूल्य व औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य माइनस औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, इसका जो मान आता है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती है। यानी पॉइंट संख्या 1 और पॉइंट संख्या 2 दोनों बराबर है। अधिलाभों का पूंजीकृत मूल्य व औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य में से अगर विनियोजित पूंजी घटाते हैं
तो यह फर्म की ख्याति के बराबर होगा। तो यह फर्म की ख्याति के बराबर होगा। यह फर्म की ख्याति के क्या होगा साथियों, बराबर होगा। एक अच्छा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, अच्छे लेवल का प्रश्न है, पेपर में आने लायक प्रश्न है। उत्तर खोजिएगा इस मेथड से। क्या प्रश्न में पूछा गया है उस पर जरा गौर फरमाइएगा। प्रश्न हमें दे रखा है कि आपके पास एसेट्स की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए की। प्रश्न ये दे रखा है कि असेट्स की जो वैल्यू है वो असेट्स की वैल्यू कितने लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की। यानी एक फर्म की संपत्तियां यानी असेट्स, एक फर्म की संपत्तियां यानी असेट्स 3 लाख रुपए की। एक फर्म की असेट्स यानी संपत्तियां कितने रुपए की हैं, 3 लाख रुपए की। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इस फर्म की लायबिलिटीज है वो 50,000 रुपए की। लायबिलिटीज हमें दे रखी है लायबिलिटीज दे रखी है 50,000 की। असेट्स 3 लाख की, लायबिलिटीज 50,000 की। और प्रश्न में हमारे पास क्या सूचना दे रखी है, और प्रश्न में हमारे पास सूचना है एनआरआर है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर 10% है ही, एनआरआर 10% दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का दे रखा है साथियों, 30,000 रुपए का दे, 30,000 का दे रखा है। और प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में यह पूछा है कि अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। अधिलाभों के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। प्रश्न हमसे यह पूछा गया है कि अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। यानी अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना पूछिए। तो पहली बात हमें अधिलाभ निकालने पड़ेंगे। अधिलाभ इन सूचनाओं से कैसे निकालेंगे बताओ। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अतः इस प्रश्न को मैं इंग्लिश में कर रहा हूं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब वो लाभ जो आपने कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो लाभ जो आप जैसी अन्य फर्में आप द्वारा लगाई गई पूंजी पर कमा सकती हैं। यानी मार्केट में जो अन्य दुकानें, अन्य फर्में काम कर रही हैं वो लाभ कमा रहे हैं, और एक आप लाभ कमा रहे। आप एक्स्ट्रा इसलिए कमा रहे हो क्योंकि आपकी गुडविल है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वही तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो लाभ जो अन्य फर्में, बाजार की अन्य फर्में इसी लाभ रेट पर कमा रही है, उसे मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट बोलूंगा। प्रश्न को समझिएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रश्न में कहां है, ये रहा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 30,000 का। मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है,
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एन आर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें भाग लगाते हैं अपन किसका, 100 का। यही तो बात है, ठीक है। देखते हैं अपन सारी चीजें खोजते हैं कि अपने पास ये चीजें अवेलेबल है या नहीं है। फॉर्मूले में मैं इधर रख रहा हूं वापिस 30,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढो भी, कहां है कैपिटल एम्प्लॉयड इस प्रश्न में, कैपिटल एम्प्लॉयड तो है ही नहीं, नहीं है तो निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बेसिक दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जब हमारे पास असेट्स और लायबिलिटीज हो तो इनके अंतर से अपन विनियोजित पूंजी निकाल सकते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज हो तो असेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस से, असेट्स और लायबिलिटीज के अंतर से अपन क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। वही हम यहां करेंगे। बिजनेस की टोटल असेट्स आपको कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपीज, लायबिलिटीज आपको दे रखी है 50,000। 3 लाख रुपीज में से आप 50,000 घटाते हो, डिफरेंस अपने पास आता है 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 रुपए की मेरे पास विनियोजित पूंजी आ जाती है। मेरा काम बन जाएगा। मेरा काम बनने का मतलब यह है कि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए 2,50,000 की मिल गई, मल्टीप्लाई में रखूंगा, मैं गुणा में रखूंगा एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में हमें दे रखी है 10%, अपॉन भाग लगाऊंगा मैं 100 का। तो 2,50,000 का 10% में निकालता हूं तो कितना आता है साथियों, 25,000 आता है। 30,000 माइनस 25,000, उत्तर मेरा आ जाएगा 5,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। 5,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। पेपर में बड़ा प्रश्न नहीं पूछेंगे अपन से इसी टाइप के छोटे प्रश्न पूछेंगे, या प्रश्नों के कोई भाग पूछ सकते हैं, पार्ट्स पूछ सकते हैं, उन्हें ही हमें सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर है, हो गया ये चीज। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है तो अब हम इस सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इस सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण कर लेते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य है वो अपन निकाल लेते हैं। अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा NRR, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा NRR, ये तो बात है। तो इस प्रश्न में देखिएगा सुपर प्रॉफिट अपने पास कितना है। सुपर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट अपने अभी निकाला था 5,000 का, इंटू 100 बटे NRR आपने अभी तय की थी साथियों 10। 10 से 10 कट गया, वैल्यू आ रही है 50,000। वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000 की। और मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट का जो पूंजीकृत मूल्य होता है वही किसके बराबर होता है, ख्याति के बराबर होता है। यानी सुपर प्रॉफिट का पूंजीकृत जो मूल्य है वो मूल्य ही ख्याति के बराबर होता है। यानी यहां ख्याति किसके बराबर हो गई, अगर इसी बेस पर मैं देखूं तो गुडविल बराबर हो गई 50। क्लियर है। तो अब देखिएगा मैं इसी प्रश्न से ये सिद्ध कर रहा हूं, इसी प्रश्न के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि दोनों विधियों से, अधिलाभों के पूंजीकरण से और औसत लाभों के पूंजीकरण माइनस विनियोजित पूंजी के अंतर से, जो अपने पास लाभ आ रहा है, जो गुडविल आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। इस चीज को मैं सिद्ध कर रहा हूं सेकंड कॉन्सेप्ट में। देखिएगा ये एक पोर्शन अपना हो गया, इस चीज को अपन ने यहां रख दिया, ठीक है। अब मैं वो वाले कॉन्सेप्ट को यहां कर रहा हूं इस साइड में। दूसरा हमें गुडविल ज्ञात करनी है। गुडविल ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे बताओ। गुडविल ज्ञात करने के लिए अब अपन एवरेज प्रॉफिट का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटे
NRR, और इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। इसमें से हम क्या लेस करेंगे, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है क्या, प्रश्न में हमें दे रखा है स्पष्ट तौर पर वही है जो आपने वास्तविक तौर पर कमाया। कितना कमाया, 30,000। इस 30,000 को आप 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे, भाग लगाओगे 10 का, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड हमने निकाली थी इस प्रश्न में कितने की, 2.5 लाख रुपए की। कितने लाख की, 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है, वही अपन काम में ले लेंगे। यानी 3 लाख माइनस 2,50,000 की वैल्यू। तो बताइएगा इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आया, ये 3 लाख माइनस 250 यानी 50,000 की वैल्यू आ रही। कितने की वैल्यू आ रही है, 50,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। और ये 50,000 ही किसके बराबर हो जाएगा, गुडविल के बराबर हो जाएगा। यानी आप चाहे औसत लाभों का पूंजीकरण कर लें, चाहे अधिलाभों का पूंजीकरण कर लें, दोनों मेथड से जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो वैल्यू साथियों सदैव और सदैव क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये हमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे वाला किसी भी टाइप से हमें प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी तरीके से घुमा करके आपके सामने प्रश्न रख दे, आप बड़े इजी तरीके से उस प्रश्न को कर लोगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा तो। ठीक है, ये अपना मेथड कंप्लीट है। कौन सा, लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कैसे की जाती है, इसके जो भी प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों को अपन ने डिस्कस किया। जो भी टॉपिक था उससे संबंधित जो भी छोटे एमसीक्यूज बन सकते थे वो सारे अपने डिस्कस किए। अब देखिएगा एक मेथड को अपन और डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा मेथड है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अभी। क्या है भाई, जो क्रय प्रतिफल विधि से संबंधित है। क्रय प्रतिफल विधि से अपन जिस मेथड की बात करेंगे, यानी अपन बात करेंगे क्रय की गई ख्याति की गणना। हालांकि इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मेथड की बात कर रहे हैं तो इस मेथड को अपन दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। क्रय की गई ख्याति की गणना, या इसका दूसरा नाम होता है क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना। दूसरी विधि इसको कौन सी बोल सकते हैं, क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल विधि। साथियों क्रय की गई ख्याति या क्रय प्रतिफल विधि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल के संदर्भ में किया जाता है। अपन ने गुडविल के टाइप्स पढ़े थे, तो गुडविल दो प्रकार की होती है। एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो संस्था की खुद की होती है, उसका मूल्यांकन तभी किया जाता है जब संस्था में कोई परिवर्तन हो रहा हो, जब साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा हो, तभी उसको काम में लिया जाता है, अन्यथा उसका वैल्यूएशन नहीं होता। नॉर्मली किसी बिजनेस को जब अपन परचेज करते हैं उस समय जिस ख्याति की अपन को गणना की आवश्यकता होती है वो क्रय की गई ख्याति होती है। और क्रय की गई ख्याति की गणना हम किस विधि से करते हैं, क्रय प्रतिफल विधि से करते हैं। तो इस विधि के कॉन्सेप्ट में इसको अपन बोल सकते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मेथड के नाम से भी इसको जान सकते हैं। कौन से मेथड को, परचेज परचेज कंसिडरेशन मेथड। कौन सा मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। महत्वपूर्ण बात, विधि ये कब काम में ली जाती है, पहली बात जब किसी व्यवसाय, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है,
जब किसी व्यवसाय को क्या किया जाता है, क्रय किया जाता है, तो उसके संदर्भ में उसकी ख्याति ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां गुडविल निकालने का सूत्र क्या है, क्रय की गई ख्याति निकालने का सूत्र क्या है, सूत्र इंपॉर्टेंट है। सूत्र होता है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध परिसंपत्ति। क्रय प्रतिफल माइनस से शुद्ध परिसंपत्ति, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध परिसंपत्ति, इसका फॉर्मूला होता है। महत्वपूर्ण बात है कि क्रय प्रतिफल का मतलब होता है जितने में अपने बिजनेस क्रय किया वो क्रय प्रतिफल। शुद्ध परिसंपत्ति क्या है, शुद्ध परिसंपत्ति वो राशि है जितने में जितना कि उस व्यवसाय की संपत्ति और बाह्य दायित्वों का जो अंतर बनता है उसे बोलते हैं शुद्ध परिसंपत्ति। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे शुद्ध परिसंपत्ति पूछ ले क्या है स्पेशली ये, तो शुद्ध परिसंपत्ति की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, कुल संपत्ति जो बिजनेस अपन खरीद रहे हैं उसकी कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व, बिजनेस की कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। ठीक है, तो ये होती है शुद्ध परिसंपत्तियां। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस टाइप का प्रश्न अपन को मिल सकता है। प्रश्न ये दे रखा है कि एक व्यवसाय की कुल संपत्तियां, एक व्यवसाय की कुल संपत्तियां हमें दे रखी हैं 2 लाख रुपए की, कुल दायित्व दे रखा है 50,000, टोटल असेट्स 2 लाख रुपए की, कुल दायित्व 50,000। कुल संपत्ति 2 लाख की, कुल दायित्व कितने का है 50,000 रुपए का। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, कुल संपत्ति दे रखी है, कुल दायित्व दे रखा है और इस व्यवसाय का क्रय प्रतिफल दे रखा है। व्यवसाय का क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल हमें दे रखा है 1,70,000। इस व्यवसाय का क्रय प्रतिफल है वो अपन को कितना दे रखा है, 1,70,000 रुपए का क्रय प्रतिफल दे रखा है। और हमसे पूछा है कि फर्म की ख्याति बताइए कितनी हो। बताइएगा ख्याति का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्रय प्रतिफल दे रखा है, क्रय प्रतिफल हमें दे रखा है 1,70,000 का। शुद्ध परिसंपत्ति बताओ कैसे निकालें। शुद्ध परिसंपत्ति निकालने का मतलब होता है कुल संपत्ति कितने की है 2 लाख की, माइनस दायित्व कितने के हैं 50। 2 लाख माइनस 50,000 वैल्यू बच रही है 1.5 लाख। 1.5 लाख की चीज की आप 1,70,000 चुका रहे हो, 1.5 लाख रुपए की वस्तु के 1,70,000 चुका रहे हो। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो 20,000, वो 20,000 किसका पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं गुडविल का। किसका पे करेंगे, गुडविल का। तो अपन फॉर्मूले में रख करके गुडविल की वैल्यूएशन कर देते हैं। गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन कितना है 1,70,000, परचेज कंसिडरेशन माइनस टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, डिफरेंस कितने का बचा 1.5 लाख रुपए। 1,70,000 माइनस 1.5 लाख, अंतर आ रहा है 20,000। और ये जो 20,000 की वैल्यू है यही फर्म की क्या हो जाएगी साथियों, गुडविल हो जाएगी। यही फर्म की क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपन ने आज की क्लास में 2 महत्वपूर्ण मेथड पढ़े हैं गुडविल ज्ञात करने के। पहला मेथड जो अपन ने डिस्कस किया था वो कौन सा मेथड था, पहले मेथड की अगर अपन बात करें तो पहला मेथड था अपना जिसे अपन बोल सकते हैं पूंजीकरण के आधार पर, लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। और दूसरी जो विधि जो अपन ने अभी डिस्कस की है
वो दूसरी विधि कौन सी है ख्याति ज्ञात करने की? वो है क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना। क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना है वो मूलतः उसी कंडीशन गणना करते हैं। क्रय की गई ख्याति का संबंध किसी व्यवसाय को क्रय करने के साथ होता है। और ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इनके अकॉर्डिंग ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाएगा जब ख्याति के लिए नकद में भुगतान किया जा रहा है। साथियों, तो ये अपनी आज की क्लास थी। ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि ये क्लास अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद।